चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रारंभ एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। 2 दिन से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जैसा कि मैंने बोला था कि नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। 1 मिनट में मार्कर देख लो। ओके, राधे राधे, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बिल्कुल छोटी छोटी टर्म्स आज आपको बताऊंगा मैं। क्लास 9 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पहले 9th क्लास का पोर्शन कवर करेंगे, 10th क्लास का कवर करेंगे, 11th 12th और फिर आगे उससे बढ़ते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से हम लोग क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है पहले वो जानेंगे, उसके अंदर कौन कौन से भाग है उनको जानेंगे, फिर इसके अंदर क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, कैसे कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, ये सब चीजें जानेंगे। ठीक है, तो राधे राधे, स्वागत है आप सभी लोगों का। गुड आफ्टरनून। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट क्या होता है ना। रेक्टेंगुलर या फिर किसी बिंदु के आयताकार या कार्तीय कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम को हम पढ़ते हैं इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस और ये क्या रहता है, वाई एक्सिस, इसी को कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, है ना। इसको क्या कहा जाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस कहलाता है और ये कौन सा एक्सिस कहलाता है, वाई एक्सिस कहलाता है। ठीक है, इसमें किसका क्या क्या नाम है एक एक करके हम लोग सब चीजें जानेंगे। इसको रेक्टेंगुलर किस लिए कहा जाता है बेटा, इसमें केवीएस का, यदि कोई बच्चा केवीएस का है, देखो होता क्या है, जैसे केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और वर्ग एक, यदि इनमें कोई टॉपिक कॉमन है तो वो कॉमन रहता है, और यदि वो कॉमन नहीं है तो फिर वो अलग से पढ़ाया जाता है। तो जो कॉमन टॉपिक है वो कॉमन कवर होंगे। अब जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपके इसमें है नहीं, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। केबीएस में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है नहीं। केबीएस में आप देखोगे तो ढेर सारे ऐसे टॉपिक है जो वर्ग एक में है, जो आपके इसमें नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके इसमें है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको मिलेगी। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा रहेगा वो अलग से मिलेगा, सारी चीजें उसकी चिंता मत करो। आपकी एग्जाम आने के पहले पूरा सिलेबस A to Z चीजें मिलेगी और प्रॉपर वे में मिलेगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो आप केवीएस पढ़ो, एनवीएस पढ़ो, वर्ग एक पढ़ो, वर्ग दो पढ़ो, वर्ग तीन पढ़ो, या फिर ईएमआरएस पढ़ो, कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, सब में पूछा जाता है A to Z में, सब में कॉमन लिए। जहां पर लेवल चेंज होगा वहां अपने आप क्लास चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर इसको इसलिए कहा जाता है कि जैसे आप कोई कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखते हो, जैसे ये 3 और 4 लिखा आपने, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोग इसको दर्शाते हैं, है ना। तो इसीलिए इसका नाम है रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, है ना। तो किसी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये एक्स है और ये क्या है, वाई। अब बारी आती है एक एक करके सब चीजों को समझना। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन से होते हैं, तो एक्सिस मैंने आपके सामने बना दिए कौन कौन से एक्सिस होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट उसको कहा जाता है, ये एक्स एक्सिस है उसका, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस रहेगा, वाई एक्सिस रहेगा। तो दो एक्सिस रहते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पूरा रहता है, इस तरफ नेगेटिव रहता है, उस तरफ पॉजिटिव रहता है। वैसे ही वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। अगला पॉइंट है, अगला है क्वाड्रेंट। टोटल मिला के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इन एक्सिस के कट करने के कारण टोटल 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। 4 क्वाड्रेंट मतलब 4 भाग बनते हैं। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है। ठीक है, ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है, फर्स्ट, है ना। गुड आफ्टरनून बेटा, स्वागत है आपका। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये जो कहलाता है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वो एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। एक्स ही एक्सिस है लेकिन कौन सा वाला है, नेगेटिव तरफ साइड का है। वैसे ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, मतलब इससे नीचे की तरफ नेगेटिव, इससे ऊपर की तरफ पॉजिटिव। वैसे इससे इस तरफ पॉजिटिव, इससे इस तरफ नेगेटिव। तो एक्स एक्सिस पूरा है जिसमें इस तरफ नेगेटिव साइड रहता है, उस तरफ पॉजिटिव साइड रहता है। वैसे ये वाई एक्सिस पूरा है जिसमें ऊपर पॉजिटिव साइड रहता है, नीचे नेगेटिव साइड रहता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। एक एक बार सारी चीजें बेसिक बताऊंगा, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा।
अब बारी आती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं? तो कोई भी पॉइंट के यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको बनाना है तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये कंफर्म हो गया आपका। आप जितनी भी डिस्टेंस पे लेना चाहो उतने डिस्टेंस पर पॉइंट कट कर सकते हो, लेकिन जितने भी पॉइंट डिस्टेंस आप लोगे वो डिस्टेंस फिक्स रहे। जैसे यहां पर हमने लिया, इसको ओरिजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरिजिन कहा जाता है। ओरिजिन जो रहता है वो हमेशा 0 0 रहता है, और ओरिजिन 0 0 रहता है। यहाँ 0 से यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, तो ये डिस्टेंस हमेशा समान होना चाहिए, एक एक की गेप बराबर होनी चाहिए। ये गेप, ये गेप, ये डिस्टेंस बराबर रहेगा, और जो डिस्टेंस उधर रहेगा वही डिस्टेंस इधर भी रहेगा। 1 2 3 4 और 5। बस वैल्यू यहाँ -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी, -4 होगी, -5 होगी। वैसे यहाँ पर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 रहेगा। वैसे इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4 होगा, इधर 5 होगा। तो ये y एक्सिस पॉजिटिव वाला, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव वाला वाई एक्सिस, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। तो यदि कोई मुझे बोलेगा कि किसी बिंदु का कार्तीय निर्देशांक तो कैसे लिखा जाता है, तो किसी बिंदु का कार्तीय निर्देशांक हम जो लिखते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये पॉइंट तीसरा पॉइंट है और ये पॉइंट चौथा पॉइंट है, इन दोनों को मिलाइए। तो इन दोनों को मिलाने पर यहाँ जो पॉइंट बनेगा वह पॉइंट कहलाएगा 3 और 4, जिसमें आगे वाला जो होता है उसे एक्स एक्सिस वाला पॉइंट कहा जाता है। कौन सा वाला रहता है? एक्स एक्सिस। इसका स्पेशल नाम है वो आपको बताऊंगा मैं, और इसे कहा जाता है वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस वाला पॉइंट बाद में रहता है, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट पहले रहता है। ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटा, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो एक एक्स एक्सिस का पॉइंट है, एक वाई एक्सिस का पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से दर्शाया जाता है। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। अगला आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है? तो साइन कन्वेंशन यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन होता है। अलग अलग क्वाड्रेंट में आप हो तो ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव भाग है, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव भाग है, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव भाग है, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव भाग है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। उसका कारण ये है कि ये पॉजिटिव एक्स है इस तरफ, और ये पॉजिटिव जो है एक्स इस तरफ है, और पॉजिटिव वाई इस तरफ है। यहाँ पर अगर जो बात करेंगे तो ये पॉजिटिव है, लेकिन एक्स क्या हो गया? नेगेटिव। तो यहाँ पर माइनस और प्लस होता है। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। यदि कोई सेकंड क्वाड्रेंट में बोले तो पहला पॉइंट नेगेटिव रहेगा, दूसरा पॉइंट पॉजिटिव रहेगा, एक्स एक्सिस नेगेटिव रहेगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव रहते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यदि कोई बोले कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव रहेगा और वाई भी नेगेटिव रहेगा। दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा प्लस और माइनस, मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो आपको जो पॉइंट लिखा जाए उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप आंसर बता पाओ कि कौन किस क्वाड्रेंट में है। मैं आपके सामने 3-4 एग्जांपल दे रहा हूं, आंसर बताओ। 3 - 2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? -2 4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? -2 -3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 7 3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 8 0 कहां पर होगा? 0 9 कहां पर होगा? 0 0 कहां पर होगा? ये सारे पॉइंट बताइए कौन कहां पर होगा। गुड आफ्टरनून बेटा। बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं मैं, सारी चीजें कवर करवाऊंगा A to Z। आप आराम से पढ़िए, सब कुछ कवर होगा इसमें, हर लेवल का। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 3 और क्या है? फर्स्ट वाले में बात करें तो 3 पॉजिटिव है, मतलब पहला प्लस है दूसरा माइनस है। प्लस और माइनस से ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहला माइनस है और दूसरा प्लस है, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। दोनों माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। दोनों माइनस है तब जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। दोनों प्लस है इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 8 0 मतलब एक्स एक्सिस पे होगा। कौन से एक्सिस पे होगा? एक्स एक्सिस पर। 0 9 मतलब वाई एक्सिस पे होगा। कौन से एक्सिस पर? वाई एक्सिस पे। और 0 0 मतलब ओरिजिन होगा, इसको कहा जाएगा ओरिजिन, जहां से शुरुआत हुई। ठीक है, ओरिजिन। 4 सेकेंड थर्ड फर्स्ट, 4 सेकेंड थर्ड फर्स्ट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन, है ना? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन, कुछ इस तरीके से पॉइंट होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ओरिजिन। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला आता है प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट। आप प्लॉट करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। पहले एक्स एक्सिस को प्लॉट करना है, फिर वाई एक्सिस को प्लॉट करना है। बहुत आसानी से हम लिख पाएंगे। जैसे किसी ने बोला कि 7-3 पॉइंट को प्लॉट करो, तो 7-3 पॉइंट को प्लॉट करने का आसान सा तरीका क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6 और 7, सातवें नंबर पे है ना? ये सातवां, ये पॉइंट मार्क कर लिया। फिर 1 2 और 3, ये तीसरा पॉइंट मार्क कर लिया। इन दोनों को मिलाया, कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाया। यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो 7-3 रहेगा। कौन सा पॉइंट रहेगा? 7-3। ये जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा 0-3, और ये पॉइंट जो रहेगा ये रहेगा 7-0, है ना? तो ध्यान से देखिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में बन रहा है, और वो कोना जो आया वो आएगा 7-3, वो पॉइंट रहेगा 7-3। ठीक है, ओके। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि किसी ने बोला कि -2 और -3 को रिप्रेजेंट करो, तो -2 -3 रिप्रेजेंट कैसे होगा? तो -2 -3 मतलब -2 1 और 2, ये -1 हो जाएगा, -2 ये हो गया -2, और 1 1 2 और 3 ये हो जाएगा -3, है ना? -2 -1 ये हो जाएगा -3। इन दोनों पॉइंट को जहां पर हम मिलाएंगे, इस जगह मिलाएंगे, ये यहाँ मिलेगा, ये वाला हमारा रहेगा -3 और -2, ये पॉइंट आएगा -3 और -2। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इस कार्टेशियन पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, रिकैप्चुलेशन, संक्षिप्त क्या होता है? ये तो जबरदस्ती का पॉइंट दे दिया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, बिंदु के कार्तीय निर्देशांक, है ना? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, देखो यहां पर अगर जो हम देखें तो ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, यहां पर मैंने एक पॉइंट रिप्रेजेंट किया, ये पॉइंट है 4-3, क्या रिप्रेजेंट किया? 4-3, 1 2 3 और 4, 1 2 और 3, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4-3 मैंने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो इस 4-3 पॉइंट में जो 4 है और 3 है, इसमें इसको कहा जाता है भुज और इसको कहा जाता है कोटि। क्या कहा जाता है? भुज और कोटि। इंग्लिश में बोला जाए तो एप सीसा, और इसको कहा जाता है ऑर्डिनेट। एक होता है ऑर्डिनेट, एक होता है एब्सिसा। तो एक्स एक्सिस को जो कहा जाता है वो कहा जाता है भुज या एब्सिसा, और वाई एक्सिस को जो है वो कहा जाता है कोटि। क्या कहा जाता है? कोटि। तो ये याद रखने का तरीका कैसे हो सकता है? भुज कोटि हिंदी में तो याद रह जाएगा जो हिंदी वाला बंदा है। जो अंग्रेजी है उनको याद रखने का तरीका है, एब्सिसा मतलब ए पहले आता है, एक्स एक्सिस पहले आएगा, तो एब्सिसा और फिर ऑर्डिनेट। ए पहले आएगा, ओ बाद में आएगा, एक्स पहले आएगा, वाई बाद में आएगा। तो एक्स एक्सिस के लिए एब्सिसा, वाई एक्सिस के लिए ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट, जैसे इस पॉइंट का एब्सिसा कितना है, तो इस पॉइंट का एब्सिसा जो है वह कितना है? 4 है। इस पॉइंट का ऑर्डिनेट कितना है? तो ऑर्डिनेट 3 है। भुज कितना है? 4 है। कोटि कितना है? 3 है। भुज कितना है? 4 है, और कोटि कितना है? 3 है। एक्स एक्सिस से दूरी जो है वह वाई वाई ऑर्डिनेट होती है। वह क्या होती है? वाई ऑर्डिनेट। और वाई एक्सिस से दूरी जो है वह होती है एक्स एब्सिसा। मतलब यदि आपको कोई पूछ ले कि इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या है, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो यहां से देखोगे तो 3, एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? 3। और कोई पूछे वाई अक्ष से दूरी कितनी है, तो वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी? 4। तो यदि आपसे कोई पूछे कि एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो वो वाई के बराबर होगी, और यदि कोई वाई अक्ष से दूरी पूछे तो वह किसके बराबर होगी? एक्स के बराबर होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना होता है, कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर जो मुझे निकालना है, जैसे मान लो यही मेरे सामने एक डायग्राम बना हुआ है, और दो बिंदु में सिंपल से बिंदु ले लेता हूं। एक बिंदु 0 0 है, और एक बिंदु ले लिया 3 4 है। तो ये 1 2 और 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 1 2 3 और 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अगर जो ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, जो कि क्या है? 3 4 है। कैसे निकालेंगे 3 4 का डिस्टेंस निकालना हो? तो 3 4 का डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या रहेगा? ध्यान से देखिए, ये दूरी मुझे निकालना है। ये दूरी निकालने के लिए ये मुझे पता होना चाहिए और ये मुझे पता होना चाहिए। ये दोनों दूरियां मुझे क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए।
तो ये दोनों दूरियां पता करने का तरीका क्या रहेगा, ये तो मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन ले लिया, उसकी जगह मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मूला डेरिवेशन बता देता हूँ। वैसे फॉर्मूला डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं है ना, पर फिर भी बता देता हूँ कि एक पॉइंट है मान लो यहाँ पर, है ना, ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं, मान लेते हैं x1 x2, और ये पॉइंट ले लेते हैं x1 y1 x1 y2 और x3 y3। यहाँ पॉइंट ले लेते हैं x1 y1 और एक पॉइंट ले लेते हैं x2 और ये दो पॉइंट ले लिए। इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, दूरी। इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, दूरी। इन दोनों के बीच की दूरी मुझे फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखना, हम दूरी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब मुझे ये फाइंड आउट करना है दूरी क्या हो। मैं जानता हूँ ये x1 है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वह क्या होगी, x1 होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, x1 होगी। और ये x2 है, ये x2 है, मतलब यहां से लगाकर यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, x2 होगी। करेक्ट। वैसे ही अगर जो मैं आगे देखूं, यहां से यहां तक की दूरी जो रहेगी वो क्या रहेगी, y1 रहेगी। जबकि यहां तक की दूरी यदि ये कोई नापेगा तो ये क्या होगी, y2। तो अगर जो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस बी है, परपेंडिकुलर पी है। बी कैसे फाइंड आउट होगा, तो बी फाइंड आउट होगा x2 माइनस x1, है ना। ये पूरी लंबाई यदि x2 है, यहां से यहां तक की लंबाई x2 है, इसमें से इतनी लंबाई घटा दो, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इसका डेरिवेशन होता है, इस फॉर्मूले का, डिस्टेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है ये फॉर्मूला। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे किसी ने क्वेश्चन दिया कि 3 4 और 7 3 का 3 4 और 7 3 के बीच का डिस्टेंस बताओ। हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट 7 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 का स्क्वायर। ना किसी को भी किसी में से घटा दो, एक तरफ से घटाना है। जैसे यहाँ 7 में से 3 को घटाया तो फिर 3 में से 4 को घटाना है। यदि 3 में से 7 घटाया तो फिर 4 में से 7 को घटाना है। ऐसा नहीं कि एक को आगे पीछे कर दिया, दूसरे को पीछे आगे कर दिया। वीडियो रुक गई है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, वीडियो रुक गई है, मैं उसको सुधार देता हूँ। दिख रहा होगा, बोलिए। अभी 2D पढ़ रहे बेटा, 2D पढ़ रहे हैं। जब 3D बताऊंगा तो 3D में वो चीजें बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे जिनका 2D में ही सिलेबस समाप्त हो जाता है ना, तो 3D तक वो पहुंचेंगे ही। तो मैं 3D भी बताऊंगा, मैं सारी चीजें बताऊंगा, है ना। हम 3D भी पढ़ेंगे, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे 2D, फिर 3D पर जाएंगे, फिर वेक्टर पर आएंगे, फिर वेक्टर अलजेब्रा, फिर वेक्टर एनालिसिस, सब चीजें पढ़ेंगे A to Z। ठीक है, लेकिन एक एक कर। ओके, तो यहाँ पर अगर जो आप डिस्टेंस देखोगे, 7 में से 3 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 4 जाएगा तो 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब ये आ जाएगा 16 प्लस 1 17, मतलब अंडर रूट कितना आएगा, 70, जो कि राइट आंसर रहेगा। ये डिस्टेंस रहेगा दोनों पॉइंट के बीच का। ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस रहेगा। 7 में से 3 जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 16 और 1 17, अंडर रूट 17। अब देखो इसका शॉर्टकट कैसे हो सकता है, ध्यान से देखना। शॉर्टकट क्या, यही शॉर्टकट है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्टकट क्या हो सकता है, ये शॉर्टकट आपको हर जगह काम आएगा। क्या आएगा, हर जगह काम आएगा। अकेला यहाँ नहीं, आप कोई भी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, आप कुछ भी फाइंड आउट कर रहे हो, उस जगह आप इस चीज को कर सकते हैं कि यदि ये दूरी इतनी है, ये दूरी इतनी है, इन दोनों के बीच की दूरी हमको फाइंड आउट करना है। यही दूरी यहाँ भी रहती समान रहती, यही दूरी यहाँ भी रहती समान रहती, यही दूरी यहाँ भी रहती समान रहती, यही दूरी यहाँ भी रहती समान रहती। दूरी कभी नहीं बदलती यदि दूरी समान है। अगर जो 5 फीट है, 5 फीट यहाँ भी 5 फीट होता है, यहाँ भी 5 होता है, यहाँ भी 5 होता है, यहाँ भी 5 होता है, कहीं भी ले जाओ। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे 3 4 लिखा है, क्या लिखा है 3 4, और ये क्या लिखा है 7 3। एक 3 4 लिखा है और एक क्या लिखा है 7 3। तो अगर जो हमको इसको ओरिजिन से दूरी निकालनी होती, क्या ओरिजिन से दूरी निकालनी होती, तो इसको ओरिजिन बना दो। ओरिजिन बनाने का तरीका, यहाँ से 3 घटाओ, यहाँ से 4 घटाओ, ये 0 0 हो गया। यहाँ से 3 घटाओ, यहाँ से 4 घटाओ, तो 7 3, 7 में से 3 गया 4 और 3 में से 4 गया तो 1। इनका स्क्वायर करके सम कर दो, इनका स्क्वायर करके सम करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 17, है ना। मतलब हम किसी एक को जीरो करके भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी एक को जीरो करना है, जैसे 3 4 है, इसको जीरो करना है तो घटा दो, घटा के स्क्वायर करके सम कर दो। हे भाई, अब आप बोलोगे सर इसमें क्या जादू कर दिया, घटाया वो भी वहां कर रहे हैं, स्क्वायर किया वो भी वहां कर रहे हैं, जोड़ रहे वो भी वहां कर रहे हैं, अंडर रूट कर रहे वो भी वहां कर रहे हैं। इसका काम आगे बहुत आएगा,
इसका काम आगे बहुत आएगा, ये शॉर्ट ट्रिक रहेगी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कोई जादू नहीं है, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर कर ही ये रहे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ बड़ा होता तो बात अलग होती। चलो, दिया गया द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे ओरिजिन कहा जाता है या मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल बिंदु, ध्यान रखिएगा, उसे मूल बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा, मूल बिंदु। क्या कहा जाता है, मूल बिंदु, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, हाँ 9-10 का बेस है, ठीक है, ओरिजिन मूल, 9th क्लास में भी है बेटा। नेक्स्ट, मूल बिंदु से भुज और कोटि है, मूल बिंदु के भुज और कोटि क्या होंगे, फटाफट आंसर करते जाओ। यहां से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि 2D का आपका बेस क्लियर है या नहीं है, ताकि हम लोग आगे बढ़े तो एक एक चीज आपको पता रहे। मूल बिंदु के भुज और कोटि क्या है बताइए। तो यदि मूल बिंदु के भुज और कोटि पूछा जाए तो भुज और कोटि क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। मूल बिंदु की वैल्यू क्या होती है, 0 0 होती है। ये मूल बिंदु है, यहाँ पर दोनों क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल, निर्देशांक अक्षों के बीच के कोणों का माप क्या होगा, निर्देशांक अक्षों के बीच के कोणों का माप क्या होगा। नो, निर्देशांक अक्ष जो होते हैं, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत बेसिक लेवल के एग्जाम, जैसे कोई बच्चा वर्ग 3 वाला है या कोई बच्चा केवीएस एनवीएस दे रहा है, तो उसमें ऐसे सवाल आ सकते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको एक एक चीजें मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, फिर हम लोग और हाई लेवल पे जाएंगे तो ये सब चीजें जो रहेगी वहां पर से बोली जाएगी, बताई नहीं जाएगी, इसलिए देखते जाना लाइन से। अगला सवाल दिया गया है, एक बिंदु जिसका भुज और कोटि क्रमशः 2 और -5 से स्थित होगा, कहां पर होगा। तो यदि भुज जो है वह कितना है, 2 है, और कोटि जो है वह -5 है, भुज जो है वह 2 है और कोटि -5 है, मतलब एब्सिसा जो है वह 2 है, एक्स एक्सिस 2 है और वाई एक्सिस क्या है, -5 है। एक्स एक्सिस 2 और वाई एक्सिस -5, एक्स एक्सिस 2 मतलब 1 और 2, ये 2 हो जाएगा। वाई एक्सिस -5 मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा -5, तो ये यहाँ पर कहीं होगा, है ना, ये यहाँ पर कहीं होगा, 2 और -5, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट इसका राइट आंसर। कौन सा क्वाड्रेंट होगा, चतुर्थ वाला रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, -40 और 70 स्थित है, कहां पर स्थित है, -40 और 70 कहां स्थित है बताइए। -40 और 70 कहाँ स्थित है, -40 और 70, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये जो है ये एक्स एक्सिस है। तो हमसे बोला गया कि -40, तो -40 कहाँ होगा, -40 1 2 3 और 4, -4 और 0, और 70 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 70। तो दोनों काय पे एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो करेक्ट आंसर आएगा एक्स एक्सिस। ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु की कोटि होती है, द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बताइए। द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो यदि कोई एक्स अक्ष पर है, एक्स एक्सिस पर है, हम इसको नंबर लाइन भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या होता है, 0। चाहे आप चाहो तो 0 पे लिख लो, 1 पे लिख लो, 2 पे लिख लो, 3 पे लिख लो, 4 पे लिख लो, -1 पे लिख लो, -2 पे लिख लो, -3 पे लिख लो, अनंत तक चले जाओ, इधर भी अनंत चले जाओ, हमेशा ये आएगा -2 0 -1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। तो द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा। ऑर्डिनेट जो रहेगा एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु की कोटि क्या होती है, तो 0 होती है। ठीक है,
एब्सिसा जो रहेगा वो एनी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ऑर्डिनेट जो रहेगा वो 0 रहेगा। y एक्स पर किसी भी बिंदु का भुज क्या होगा? द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो सेम बात है, यदि हम y एक्सिस पर बात करें तो y एक्सिस पर y की वैल्यू चेंज होती है 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। वैसे ही -1 -2 -3 -4 ऐसे बनता जाएगा माइनस इंफिनिटी। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 होगा, ये हमारा हमेशा पॉइंट बनेगा, या 0.5 बन जाएगा, या 0.4 बन जाएगा, ऐसे पॉइंट बनेंगे। 0.3 बनेगा या 0.0 बनेगा। एक्स एक्सिस हमेशा 0 रहेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, बेसिक चीजें पर इनके बारे में ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्लास आपका बेस बनाने के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। एक बिंदु का भुज धनात्मक होता है कौन से क्वाड्रेंट? एक एक बिंदु का भुज धनात्मक होता है कौन से क्वाड्रेंट में? बताइए क्या आंसर आएगा। एक बिंदु का भुज धनात्मक होता है कौन से क्वाड्रेंट में? तो भुज जो होता है वह होता है एक्स एक्सिस। क्या होता है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को भुज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भुज। और भुज जो है वह धनात्मक इस तरफ है, धनात्मक इस तरफ है। तो कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में और फोर्थ में। फर्स्ट में और फोर्थ में। तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों में धनात्मक होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ एंड फर्स्ट। ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा, फोर्थ एंड डी ऑप्शन। नेक्स्ट। एक बिंदु जिसका भुज 3 और कोटि 2 है कौन सी जगह स्थित है? एक बिंदु जिसका भुज 3 और कोटि 2 है वह कहाँ, भुज -3 और कोटि 2 है वह कहाँ स्थित होगा? भुज -3 और कोटि 2, 1 2 3 -3 और कोटि 2, कोटि 2 मतलब 1 और 2। यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा -3 और कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। करेक्ट आंसर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल। समान भुज लेकिन भिन्न निर्देशांक वाले दो बिंदु स्थित हो। भुज समान हो लेकिन निर्देशांक दो अलग बिंदु है, तो वो कहाँ एक्सिस हो, कहाँ पर होंगे? सेम एब्सिसा होने का मतलब एक्स एक्सिस समान है। जैसे मान लेते हैं 3 है बट डिफरेंट ऑर्डिनेट। जैसे मान लो एक पॉइंट ले लिया मैंने 3 4 और एक पॉइंट ले लिया 3 5। एक पॉइंट ले लिया 3 4 और एक पॉइंट ले लिया 3 5। तो ध्यान से देखिए, 3 4 लूंगा और 3 5 लूंगा तो 3 1 2 और 3। 4 लिया तो 1 2 3 4 ये पॉइंट है, और 5 लिया तो यहाँ पर रहेगा। मतलब एक लाइन रहेगी, और ये लाइन किसके पैरेलल रहेगी? ये लाइन पैरेलल रहेगी किसके? वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगी। एक्स एक्सिस के रहेगी क्या? नहीं। यदि एक्स एक्सिस सेम है तो वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी, और यदि वाई एक्सिस सेम है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऑप्शन सी राइट आंसर है। और लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस जरूर नहीं है कि वाई पे रहे, समान भुज लेकिन भिन्न निर्देशांक। समान भुज है, भुज सेम है, जो वाई एक्सिस है वो वाई एक्सिस के पैरेलल भी होगा, मतलब वो पैरेलल ही रहेगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस आएगी। ये करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अरे जरूरी थोड़ी ना भुज जीरो, किसने बोला है कि एब्सिसा उसका जीरो है ना? भुज जीरो जरूर नहीं है, दो हो, तीन हो, एक हो, कुछ और हुआ तो पैरेलल टू बाई एक्सिस आएगी। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। पॉइंट 43 की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कितनी होगी? इसका आंसर करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं।
चलिए, P 4 3 की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी? P 4 3 की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, 4 3 मतलब 1 2 3 4 ये रहा, और 1 2 3 ये रहा, तो ये पॉइंट आएगा 4 3, ये पॉइंट रहेगा 4 3। हमसे बोला गया एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी, तो ये एक्स अक्ष से लंबवत दूरी होगी, ये कितनी होगी? 3 होगी, है ना। ये एक्स अक्ष है, इससे लंबवत दूरी, ये एक्स एक्सिस है, इससे लंबवत दूरी जो होगी वह कितनी होगी? 3। और मैंने पहले ही बताया था एक्स अक्ष से दूरी जो रहती है वो y के बराबर होती है, y अक्ष से जो दूरी होती है वह x के बराबर होती है। अगला सवाल, 4 3 की y अक्ष से लंबवत दूरी। अभी हमने देखा 4 3 से y एक्सिस से लंबवत दूरी चाहिए, तो x को ले लो, 4 उठा लो, ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा। इतना फिर आप बेसिक से हम ज्यादा नहीं एंटर करेंगे। अगला सवाल समझा दिया मैंने उसको क्या होता है, आप लोग समझदार है। यदि x एक्सिस से बोले तो y की दूरी, और y से पूछे तो x की। ठीक है, वे बिंदु मूल बिंदु के अलावा जिनके लिए भुज कोटि के बराबर है में स्थित हो। द पॉइंट अदर देन ओरिजिन, ध्यान से सुनिए, द पॉइंट अदर देन ओरिजिन, ओरिजिन को छोड़ दिया जाए, फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल लाई, वह कहां लाई करेंगे? जैसे ओरिजिन 0 0 है, इसको छोड़ दो, इस 0 0 को छोड़ दो, इसके अलावा 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, एक जैसे पॉइंट -1 1 हो गया, -2 2 हो गया, -3 3 हो गया, ये कहां लाए करेंगे? ये वो पूछना चाहता है कि ओरिजिन को छोड़कर बाकी बिंदु जो समान है, जिनकी ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों की वैल्यू सेम है, जिनके भुज और कोटि का मान समान है, वह कहां लाए करेंगे? तो ध्यान से सुनिए, वह कहां लाए करेंगे। यदि हमसे कोई पूछेगा तो यहां पर 1 1 आ जाएगा, यहां पर 2 2 आ जाएगा, यहां पर 3 3 आ जाएगा। उसका रीजन क्या है? 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये एक लाइन बनेगी, एक -1 इधर जाएगा, यहाँ आएगा -1, यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा -3, यहाँ आ जाएगा -3, यहाँ आ जाएगा -4, यहाँ आ जाएगा -4। तो ऐसे सेम बनता जाएगा। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? फर्स्ट और थर्ड, पहले और तीसरे चतुर्थांश में होंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आएगा। पहले और तीसरे चतुर्थांश में होंगे, पहले और दूसरे में नहीं होंगे बेटा, पहले और तीसरे में होंगे। मन की आंखों से देखो, 1 1 2 2 3 3 है ना, यहाँ पर बनेगा -1, यहाँ बनेगा -2, यहाँ पर बनेगा -3, ये आगे बन रहा है -4, इस तरीके से सेम पॉइंट है ना। तो यही बोला गया, द पॉइंट अदर देन ओरिजिन फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट, समझ आया? यदि आया तो हाँ बोलो। अगला सवाल, दूसरे चतुर्थांश में एक बिंदु से भुज और कोटि के चिन्ह क्रमशः साइन ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या हो? तो मैंने चारों क्वाड्रेंट के लिए बताया था, प्लस प्लस माइनस माइनस, ध्यान से देखना, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा माइनस प्लस, ये आ जाएगा प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस, याद कर सकते हो। कौन से क्वाड्रेंट पूछा है? दूसरे चतुर्थांश, माइनस प्लस आएगा। क्या आएगा? माइनस प्लस, ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा, माइनस। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज है, एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अभी सॉल्व किया था। ओके, एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होगा? तो ये एक्स एक्सिस है और इसी को भुज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भुज। तो यहाँ 0 होगा, 1 पे 1 होगा, 2 पे 2 होगा, 3 पे 3 होगा, 4 पे 4 होगा, 5 पे 5 होगा, -1 पे -1 होगा, -2 पे -2 होगा, -3 पर -3 होगा। ये तो कुछ भी हो सकता है ना, एनी नंबर आएगा, ऑप्शन डी। भुज जो होगा वह एनी नंबर होगा, भुज एनी नंबर, एनी नंबर। यदि यहाँ कोटि पूछी होती, या क्या पूछी होती? कोटि, तो कोटि क्या हो जाएगी? 0, कोटि 0 हो जाएगी। कोटि हर जगह 0 रहेगी, भुज यहाँ पर एनी नंबर रहेगा, है ना, कोई सा भी नंबर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। y अक्ष पर सभी बिंदुओं की कोटि क्या होगी, है ना। तो यहाँ पर y एक्सिस पर भुज जो रहेगा
वह क्या हो जाएगा 0, और कोटि क्या हो जाएगी, तो कोटि हो जाएगी एनी नंबर। भुज और कोटि में क्या डिफरेंस है, तो भुज को कहा जाता है एब्सिसा और कोटि कहा जाता है ऑर्डिनेट और एब्सिसा। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, एनी नंबर, कोई सा भी नंबर हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बिंदु जिसका भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक है कहाँ स्थित होगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, दोनों ऋणात्मक है तो फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में माइनस प्लस, तीसरे में दोनों ऋणात्मक। ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा, तीसरे में दोनों ऋणात्मक होंगे, है ना, ये दोनों ऋणात्मक वाला क्वाड्रेंट है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड करेक्ट रहेगा। अंक पॉइंट ये कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। बताइए क्या आंसर आएगा। बताओ क्या आंसर आया। क्वेश्चन में दिया गया है कहां पर लाया करेंगे, तो 2 यहां लाया करेगा, 3 - 3 यहां लाया करेगा, 4 - 5 यहाँ लाया करेगा, और -3 और -4 यहाँ लाया करेगा। तो इसीलिए डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, अलग अलग क्वाड्रेंट में रहेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा, सेम क्वाड्रेंट में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। वे बिंदु जिनके भुज और कोटि के चिन्ह अलग अलग है स्थित होंगे, जिनके भुज और कोटि के चिन्ह अलग अलग है कहाँ स्थित होंगे। यदि भुज और कोटि के चिन्ह अलग अलग है तो ध्यान से देखिए, ये दोनों में समान होते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये समान होते हैं। हमको चाहिए अलग अलग, तो माइनस प्लस और प्लस माइनस, है ना, ये अलग अलग है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये दोनों, मतलब सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ। करेक्ट आंसर आएगा सेकेंड और फोर्थ, ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा। सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अलग अलग होते हैं, सेकेंड और फोर्थ में अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, एक बिंदु का भुज धनात्मक होता है, कर चुके हैं हम फर्स्ट और फोर्थ में, भुज धनात्मक होगा फर्स्ट और फोर्थ में। बिंदु ये दिए गए आलेखित कर दें तथा ओ ए बी बी सी और सी ए को मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनेगी। बताओ, ये आपका काम है, आप सॉल्व करें। बिंदु 0 0 3 0 3 4 0 4 को आलेखित करके करने तथा ओ ए बी बी सी और सीओ को मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनेगी। तो यहां पर अगर जो देखेंगे, एक 0 0 पॉइंट है ये वाला, एक 3 0 है, 1 2 और 3, ये होगा 3 0। अगला पॉइंट है 3 4, 1 2 3 और 4, ये जो पॉइंट होगा ये 3 4 हो जाएगा, 3 4, ये 0 0 3 0, और एक पॉइंट है 0 4, एक पॉइंट है 0 और 4, एक पॉइंट है 0 4, एक 3 0। तो ये क्या बनेगा, तो ये रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा, रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ये 4 है, ये डिस्टेंस कितना है 3 है। करेक्ट आंसर आएगा रेक्टेंगल, ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा रेक्टेंगल। क्या रहेगा, रेक्टेंगल, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, रेक्टेंगल इसका राइट आंसर। ठीक है, रेक्टेंगल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एक्स अक्ष पर बिंदु 3 4 की छवि के निर्देशांक क्या होंगे। अब इमेज क्या होती है, ध्यान से सुनिए। यदि आपको इमेज बोले एक्स एक्सिस से, किससे, एक्स एक्सिस से, जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स और वाई, इसकी इमेज एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या होगी, किसके अकॉर्डिंग, एक्स एक्सिस। तो आपको ये समझ लेना है कि एक्स एक्सिस जो है वह मिरर है, वह मिरर है, और इसकी इमेज जो बनेगी वह बनेगी यहाँ पर
क्या बन जाएगी, एक्स और माइनस वाई। मतलब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग यदि इमेज बनानी है तो वाई एक्सिस का साइन चेंज हो जाएगा, और यदि यही इमेज वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाए, किसके अकॉर्डिंग बनानी है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये आपके सामने एक पॉइंट दिया है एक्स और वाई, इसकी इमेज बनानी है आपके वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो इसके वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मतलब इसको मिरर मान लो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, माइनस एक्स और वाई, ये इमेज आएगी इसकी इस तरफ, है ना। जो उस तरफ पॉइंट बन रहा है उसकी इमेज इस तरफ बनेगी, और जो इस तरफ पॉइंट बन रहा है उसकी इमेज इस तरफ बनेगी। तो एक्स अक्ष पर बिंदु 3 4 की छवि के निर्देशांक है ना। तो एक्स एक्सिस से छवि के निर्देशांक चाहिए, मतलब 3 4 यहाँ पॉइंट होगा, और एक्स एक्सिस से छवि का निर्देशांक करोगे तो एक्स तो वही का वही रहेगा, वाई बदल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और कितना आ जाएगा, -4, जो कि राइट आंसर रहेगा 3 - 4, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, 3 और माइनस कितना आएगा, 3 और -4। एक्स एक्सिस से इमेज बनाने का मतलब है कि एक्स तो 3 का 3 ही चल रहा है, नीचे तक 3 ही है, एक लाइन सीधी 3 की है, पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा, जो 3 ही रहेगा, बस इसके कारण 4 जो ऊपर था नीचे चला गया, तो वाई एक्सिस पॉजिटिव था वो कहाँ पहुंच गया, नेगेटिव पहुंच गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा 3 माइनस। वाई एक्सिस से बिंदु -5 और 7 की निर्देशांक क्या होंगे। वाई एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस का साइन बदल दो, एक्स एक्सिस बोले तो वाई का साइन बदल दो, है ना। यहाँ पर अगर जो देखोगे कि पॉइंट दिया है -5 और कितना 7, -5 और 7 ये पॉइंट है, और वाई एक्सिस से हमको चाहिए, वाई एक्स से इससे आपको इसकी इमेज बनानी है, तो जो -5 है इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 5 और करेक्ट आंसर आएगा +5 और 7, ऑप्शन ए राइट आंसर। कितना आ जाएगा, 5 और 7। द इमेज ऑफ पॉइंट -5 and 7 इन वाई एक्सिस हैज द कोऑर्डिनेट 5 and 7, ये ऑप्शन आएगा 5 और 7। कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आ रही हो तो पूछ सकते हो। वाई एक्सिस को, द इमेज ऑफ द पॉइंट -5 7 इन वाई एक्सिस एज ए मिरर, -5 उस तरफ जब दिखेगा तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो जाएगा, वाई तो वही का वही रहेगा, तो 5 और 7। नेक्स्ट अगला सवाल, इसको सॉल्व करिए। चलिए, यदि एक्स अक्ष से बिंदु P की लंबवत दूरी 5 इकाई, यदि एक्स अक्ष से बिंदु P की लंबवत दूरी 5 इकाई है, ये एक्स अक्ष है, इससे बिंदु P की लंबवत दूरी कितनी इकाई है, 5 इकाई है, ये बिंदु P मान लेते हैं, इसकी लंबवत दूरी 5 इकाई है, y के बारे में नहीं दिया है, 5 इकाई है, और लंबवत का निचला भाग एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर स्थित है ना। लंबवत का जो भाग है वह एक्स अक्ष से किस तरफ है, यदि एक्स अक्ष से बिंदु P की लंबवत दूरी 5 इकाई है, लंबवत दूरी 5 इकाई है, मतलब ये 5 है, लंबवत दूरी 5 है, और ये जो है लंब है ये ऋणात्मक साइड है, तो पहले मैं ऐसा बनाता हूं कि ऋणात्मक साइड मतलब ये एक्स एक्स का ऋणात्मक साइड है, ये वाला इधर वाला ये ऋणात्मक साइड है, नेगेटिव एक्स है, ये क्या है, नेगेटिव एक्स है, इस तरफ नेगेटिव एक्स है, और इस तरफ नेगेटिव एक्स है, इस तरफ लंब बना हुआ है 5 यूनिट का, तो ये ऐसा हो सकता है 5 यूनिट इस तरफ, या फिर ये ऐसा हो सकता है 5 यूनिट इस तरफ, है ना, ये इस तरफ हो सकता है, इस तरफ हो सकता है, तो यदि यहाँ पर टच करोगे तो ये 5 आएगा, और यहाँ पर टच करोगे तो ये -5 आएगा, मतलब y एक्सिस की वैल्यू रहेगी, y एक्सिस या तो 5 होगा या क्या होगा, -5 होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ऑप्शन डी राइट आएगा, y कोऑर्डिनेट 5 और -5, ऑप्शन डी करेक्ट है। डी करेक्ट रहेगा कि y कोऑर्डिनेट 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, यदि ऊपर होगा तो +5 होगा, नीचे होगा तो -5 होगा, है ना।
डिस्टेंस 5 ही है, चाहे ऊपर लो या नीचे लो, नेगेटिव कभी कुछ नहीं होता, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये भी 5 है और ये भी 5 है। ऊपर लोगे तो y एक्सिस +5 आ जाएगा, नीचे ले लोगे तो y एक्सिस -5 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसको सॉल्व करिए। यदि x अक्ष पर बिंदु 5, 2 का दर्पण प्रतिबिंब q है, यदि x अक्ष पर बिंदु P का x अक्ष, ये है x एक्सिस, इससे दर्पण प्रतिबिंब 5, 2 का, किसका 5, 2 का, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब 5, 2 का x एक्सिस से कितना होगा, ये हो जाएगा 5 वैसा का वैसा -2, अभी सिखाया था, इसका नाम इन्होंने q दिया है। x अक्ष पर बिंदु 5, 2 का दर्पण प्रतिबिंब q है और y अक्ष पर q का प्रतिबिंब r है, और y अक्ष पर मतलब इस पर अगर जो इसका प्रतिबिंब देखोगे तो इस पर प्रतिबिंब इसका क्या दिखेगा, तो इसका दिखेगा -5 और x एक्सिस चेंज हो जाता है y पर। तो r के निर्देशांक क्या होंगे, तो r के निर्देशांक क्या होंगे, x p क्यों बनवाया, फोकट बनवाया। इफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 52 इन x एक्सिस द पॉइंट q, द इमेज ऑफ q इन y एक्सिस इज r। अच्छा, मैंने उसकी बना दी, ये r नहीं है, वो r नहीं है, मैंने गलत बना दी। इसकी इसकी हो जाएगी -5 और माइनस, ये r है। यदि x अक्ष पर बिंदु P का दर्पण प्रतिबिंब q है और y अक्ष पर q का प्रतिबिंब r है, q का प्रतिबिंब r है, तो -5 -2 आएगा, ऑप्शन बी रहेगा। क्या आएगा, -5 और -2, बी ऑप्शन करेगा। पहले इसका प्रतिबिंब बनाया ये वाला, ये x एक्सिस के अकॉर्डिंग, और फिर इसका प्रतिबिंब बनाया किसके अकॉर्डिंग, y एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो पहले x का साइन बदला, फिर y का साइन बदला, दोनों का साइन बदला। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। मूल बिंदु से बिंदु P 4, 3 की दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से बिंदु P 4, 3 की दूरी क्या होगी। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल हो जाएगा। मूल बिंदु क्या कहलाता है, 0, 0, और ये बिंदु कितना है, 4, 3, इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर का करणी, मतलब ये आ जाएगा √25। आंसर आ जाएगा 5 यूनिट। 3, 4, 5 आप जानते हैं, ट्रिपलेट है, ऑप्शन 5 राइट आंसर आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब बारी आती है एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाता है, यदि आपको कोऑर्डिनेट दिए, तो जैसे मान लो आपको एक ट्राइंगल दिया है जिसके 3 पॉइंट दिए हैं, ये x1 है, x2 है, ये y1 है, x1 है, y1 है, ये है x2 और y2, और ये है x3 और y3, x3 और y3, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये 3 पॉइंट दिए। ट्राइंगल का जो एरिया होगा वह एरिया होगा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y। ये फॉर्मूला है काय का एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने का। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट यदि आपको करना है तो इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी आपको ट्राइंगल दिया है उसका एरिया फाइंड आउट आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, 1/2 x y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1। पहले वाले को लो x1 और y2 यहाँ से चालू करो, 2 और 3। जब इस पे आओगे तो दोनों को, फिर इस पे आओगे तो ऐसे घूम जाना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे एक वैल्यू दी है 2, 3, एक वैल्यू दिया है 3, 4, एक वैल्यू दिया है 7, 8। ये 3 वैल्यू दे दी, हमसे पूछा गया ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो 1/2 x1 कितना है 2, ब्रैकेट 4 - 8 प्लस अगला 3 ले लिया, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा 8 - 3 प्लस अगला लास्ट वाला कितना हो जाएगा 7, और 7 के लिए क्या हो जाएगा 3 - 4। ये इस तरीके से सॉल्व होगा। तो 1/2 ये हो जाएगा 8 में से 4 जाएगा 4, तो -4 दूना का 8 प्लस 8 में से 3 जाएगा तो 5, 5 3 15 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1। ये हो जाएगा 1/2 7 8 7 15 - 15 0 0 गुणित 0 0, इसका एरिया क्या आएगा 0। ये कहीं ना कहीं पॉइंट कॉलिनियर हो गए, कुछ और कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है? इसका एरिया क्या आएगा 0 आएगा। 2 3 3 4
7 8 2 4 minus 8 plus 3 8 minus 3 plus 7 3 minus 4 माइनस का 7 8 में से 4 जाएगा तो माइनस का 8 प्लस 8 में 3 जाएगा 5 3 8 7 15 15 माइनस 15 जीरो जीरो आएगा। इसकी सारी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, तीनों शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, आप चिंता मत करो, एक एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है। अब अगर जो मान लो कोई मुझे क्वेश्चन दे कि आपका जो ट्राइंगल है उसके कोऑर्डिनेट है 2 3, एक ले लिया -4 3 और एक ले लिया 7 2, ये तीन कोऑर्डिनेट ले लिया, तो या तो मैं उस फॉर्मूले से कर लूं या फिर मेरे पास फर्स्ट वे या पहला तरीका, शॉर्ट ट्रिक का पहला तरीका क्या हो सकता है, आप देखिएगा। पहला तरीका क्या हो सकता है कि आप इन पॉइंट को लाइन से लिख लो, 2 3 -4 3 7 2, और जो पॉइंट सबसे टॉप पे उसको रिपीट करके लिखना है। जो भी पॉइंट टॉप पर है किसी को भी रख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 3 को रखना है। 4 3 रखा है तो -4 3 नीचे आ जाएगा, 7 2 रखा है तो 7 2 नीचे आ जाएगा, ये रखना है। और आगे 1/2 रख लिया, क्या रख लिया 1/2। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखना, आपको फर्स्ट टाइम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 दुना का 6, 4 दुना का 8, माइनस का हो जाएगा माइनस का 8 और 7 या 21, जोड़ना है लेकिन माइनस का है तो घटा दें, करेक्ट। फिर दूसरी तरफ से मल्टीप्लाई करो, दूसरी तरफ से मल्टीप्लाई किया मतलब इधर से मल्टीप्लाई करो, 2 दुना का 4, 7 प्लस 21 और -4 3 12, इन दोनों का जो योग आएगा उनका अंतर निकालो और उसमें का का भाग दो, 2 का भाग दो, जोड़ा तो 21 और 6 27, 27 में से 8 गया तो 19, माइनस 21 4 25, 25 में से 12 गया तो कितना आ गया 13 बटे कितना 2, मतलब 6 बटे कितना आ जाएगा 2, करेक्ट आंसर आएगा 3 है। कितना आंसर आएगा 3 है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ वाले तो 100, अच्छा मैंने सिखा रखे हैं, अच्छी बात है। चलो ये तो तरीका, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, 2 3 -4 3 7 2 और 2 3, तो मल्टीप्लाई किया 3 दुना का 6 -8 प्लस 21 और इधर हो जाएगा 4 7 21 और 4 3 12, दोनों को जोड़ा तो ये 6 घटा 2 2 और घट गया तो 19, उधर 21 में से 8 8 घटा दो कितना बचेगा 13, 19 में से 13 गया तो 6, 6 में से 2 का भाग दिया तो 3, है ना। इसकी दूसरी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, इसकी दूसरी शॉर्ट ट्रिक सेकंड नंबर वाली शॉर्ट ट्रिक वो क्या हो सकती है, ध्यान से देखना। जैसे हमको जो पॉइंट दिया है 2 3, है ना, अगला पॉइंट दिया है -4 3 और अगला पॉइंट दिया है 7 2, 2 3 -4 3 और 7 2, किसी एक को उठा लो और उसको जीरो कर दो, किसी भी एक पॉइंट को उठाओ और उसको जीरो कर दो। कैसे जीरो कर सकते हैं, जैसे ये पॉइंट लिखा है इसको जीरो करना है, तो इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 घटाना पड़ेगा, 2 और 3, जब घटाएंगे तो ओरिजिन पे आ जाएगा 0 0, इसमें से 2 और 3 घटाओ तो ये आ जाएगा माइनस का 6 और 0, और इसमें से 2 और 3 घटाओ तो इसमें से 2 और 3 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा -5 और -1, ये आ जाएगा, नहीं 5 और -1, -5 नहीं, 5 और कितना आ जाएगा -1, 5 और कितना आ जाएगा -1। हमने क्या किया, सब में से सेम पॉइंट घटाए, क्यों, ताकि एक ओरिजिन बन जाए। अब अगर जो आप इसमें फॉर्मूला लगा भी दोगे, देखो होता क्या है, ट्राइंगल ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल किसी भी जगह बनाओ यदि सेम साइज का है तो एरिया सेम रहे, और सेम साइज का एरिया सेम है तो हमने सिर्फ क्या किया, वो कहीं दूर बना था उसको उठा के ओरिजिन ले आए। एक पॉइंट ओरिजिन होने का फॉर्मूला क्या में फायदा क्या हुआ, आप वही लगाओगे हाफ x1 y2 - y3 लगाओगे तो तीन टर्म तो जीरो हो जाएगी, तीन टर्म क्या हो जाएगी जीरो, सिर्फ एक टर्म बचेगी। वो टर्म क्या बचेगी, तो आप उसको आसानी सॉल्व कर सकते हो, हाफ बीच वाली दोनों संख्याओं का गुणा करो, 5 गुणित 0 क्या आ जाएगा 0, माइनस इन दोनों का गुणा करो तो 6 गुणित 1 कितना आएगा 6, और इसमें 2 का भाग दे दो, 6 में 2 का भाग दे दिया 3, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया जो रहेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इसका आंसर आएगा 3 स्क्वायर यूनिट। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर -6 आया, -6 में 2 का भाग देंगे -3 आएगा, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या ये मेथड आपको समझ में आई, कौन सी मेथड ज्यादा अच्छी, वो ज्यादा अच्छी, ये ज्यादा अच्छी। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं,
करके बताओ एरिया क्या होगा। -3 और 2, 2 और 5 और 3 और -7। दोनों अच्छी है, अच्छी बात है। इसको सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका आंसर क्या है। देखो, इसको उसी शॉर्टकट मेथड से करते हैं, ज्यादा आसानी से हो जाएगा। कैसे? जीरो करना है तो +3 कर दो, -2 कर दो, 3 में 3 जोड़ेंगे तो -3 में 3 जोड़ेंगे 0, और ये भी 0 हो जाएगा। +3 कर दो, -2 कर दो तो ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। +3 कर दो, -2 कर दो तो ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अंदर वाली संख्याओं गुणा 6 18, बाहर वाली संख्याओं गुणा 9 5 45, माइनस का है लेकिन घटाना है और फिर हाफ करना है। तो ये हो जाएगा 45 और 10, 55 और 8 63, 63/2 मतलब 31.5। एरिया क्या आएगा, 31.5। ठीक है, फिर से देख लो एक बार ध्यान से। यहाँ पर हो जाएगा 6 18, यहाँ पर हो जाएगा 9 5 45, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ जाएगा 8 5 13 का 3, हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, 63/2। कोई बच्चे को डाउट हो तो हम वैसे भी कर सकते हैं, -3 और 2, 2 और 5, 3 और -7, और एक बार फिर से -3 और क्या ले लिया, 2, मल्टीप्लाई बाय 1/2। जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा उसमें 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट किया 5 3 15, माइनस का 15, माइनस का 14, माइनस का 15, माइनस का 14, प्लस का 6, प्लस का कितना हो जाएगा 6, माइनस अगला उठाया 7 क्या 21, प्लस का रहेगा। अगला प्लस का 5 3 15, प्लस का कितना हो जाएगा 2 दुना का 4, और डिवाइडेड बाय पूरे के डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, तो 15 और 14 कितना हो जाएगा 29, 29 में 6 जाएगा तो 23, माइनस का 23, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो माइनस का 15, 21 4 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, डिवाइडेड बाय कितना 2, ये आ जाएगा 63/2, और 63 में 2 का भाग दोगे 31.5 आएगा, जो कि करेक्ट रहेगा। यहाँ पर भी 31.5 है, कितना आएगा 31.5। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना, आपको ये पता होना चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, तीनों मेथड। वैसे अब इतना शॉर्टकट सीखने के बाद कोई भी वो बेसिक मेथड तो लगाएगा नहीं। पहला सवाल ये रहा, 206046, इसका एरिया क्या होगा बताइए। 206046, बिंदु 206046 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान से देखो, 20, अगला पॉइंट दिया है 60 और अगला पॉइंट दिया है 46। ठीक है, यहाँ 2 घटा दो, इधर तो कुछ घटाने की जरूरत नहीं है तो ये 0 0 हो जाएगा। यहाँ 2 घटा दो तो ये 4 0 हो जाएगा। यहाँ 2 घटा दो तो ये 2 6 हो जाएगा। यही 2 पॉइंट बचे। इन दोनों पॉइंट को लेके करना है, ध्यान से करना। कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, तो ये आ जाएगा 6 चौक 24 और इन दोनों का गुणा 0 डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें 2 का भाग देंगे 12 यूनिट, करेक्ट आंसर आएगा 12 स्क्वायर यूनिट, करेक्ट है 12 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी करेक्ट आंसर आएगा 12 स्क्वायर यूनिट, बी ऑप्शन करेक्ट, 12 स्क्वायर यूनिट इसका राइट आंसर आएगा। अगला सवाल, बिंदु 010534 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बिंदु 010534 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 0105 01
0, 5 और 3, 4 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक घटा दे, एक घटाएंगे तो 0, एक घटाएंगे तो 4, एक घटाएंगे तो 3, आगे वाला 3। तो ये 3, 3 हो जाएगा, ये 0, 4 हो जाएगा, ये 0, 0 हो जाएगा। 0, 0 लेने से कोई मतलब नहीं है। 4, 3, 12 और ये गुणा क्या हो जाएगा? 0। तो 12 - 0/2, 12 में 2 का भाग देंगे 6, आंसर आएगा 6 स्क्वायर यूनिट। इतना सिंपल है इसको सॉल्व करना। ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा। कितना आएगा? 6 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, आराम से आप बना पाओगे। बिंदु -3, 4 और निर्देशांक अक्षों में इसके प्रतिबिंबों द्वारा गठित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़िया सवाल, अच्छे तरीके से बनाया गया है सवाल। सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा?
क्या आंसर आएगा? बच्चे ने सॉल्व किया, आंसर बताया 24। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ जाए कहाँ गए सर और किस किस को का 24 आया। मैं यही हूँ बेटा। और 24 देखते हैं किस किस का आया है। -3 और 4। पहली बात तो ये क्वेश्चन समझना जरूरी था। यदि तीनों आपको कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। -3 और 4, -3 और 4 यहाँ होता है, करेक्ट। -3 और 4 यहाँ होता है। इसको अगर जो इसको मिरर माना जाए तो पॉइंट बनेगा 3 4, और यदि इसको मिरर माना जाए तो पॉइंट बनेगा -3 -4। तो आपको इन तीनों को मिलाकर जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया निकालना था, ये निकालना है, ठीक है। तो ये सॉल्व किस तरीके से होगा? ये सॉल्व होगा -3 4, एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया 3 4, तीसरा पॉइंट हो गया -3 और -4। एक को जीरो कर देते हैं। एक को जीरो कैसे करेंगे? +3 कर दो, -4 कर दो, ये 0 0 हो जाएगा। और ये 0 0 हो जाएगा तो +3 और -4 कर दो, ये हो जाएगा 6 0। और यहाँ पर +3 और -4 कर दो तो ये आ जाएगा 0 और -8, यही हो जाएगा, करेक्ट। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 8 छंग 48 -40, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0, मतलब -48 -0 डिवाइडेड बाय, करेक्ट आंसर आएगा 24 स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर आएगा 24, ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा। कितना आएगा? 24। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाए होंगे, इसलिए मैंने इतना आप कैसे दोनों जगह रखेंगे तरीके से बन जाएगा। अगला सवाल। हम खा रहे हैं हम लोग। इसमें डिस्टेंस पूछा है। देखो, पॉइंट -3 और 4 है, -3 और 4 है, ये हो जाएगा 3 4, और ये हो जाएगा -3 और -4, ये दोनों बनाएंगे। आपको पूछा गया इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये सेंटर से होकर गुजरेगा। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 5, -3 और -4 है, √9 + 16 आ जाएगा। और ये भी 5 आएगा क्योंकि √9 + 16 आएगा। तो डिस्टेंस जो रहेगा वो हो जाएगा 10। ऑप्शन डी राइट आंसर। कितना यूनिट आएगा? 10। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, 10 यूनिट करेक्ट। अगला सवाल। ये चतुर्भुज कौन सा होगा बताइए? चलिए, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन दिया गया बिंदु 0 0 5 0 3 2 0 2, है ना। ये पॉइंट हो जाएगा 0 0 0 2, ये हो जाएगा 0 2 3 2 1 2 3, ये हो जाएगा 3 2, और एक पॉइंट है 5 0, 3 के बाद 4 5, ये हो जाएगा 5 0। ये क्या बनेगा?
इस डायग्राम की बात की जाए तो इसे क्या कहा जाता है? ट्रेपेजियम। आपको इनके नाम पता होना चाहिए। तो क्या कहा जाता है? ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा। स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर होता है लंबाई चौड़ाई बराबर, ये स्क्वायर कहलाते हैं। पैरेललोग्राम ऐसा कुछ होता है। ट्रेपेजियम ऐसा कुछ होता है। आयत ऐसा कुछ। ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा, समलंब। अगला सवाल, आयत नहीं बेटा, समलंब। -1 1 5 1 5 6 -1 6 को मिलाकर बनाएगी आकृति। सवाल छोटा सा रहेगा, ऐसी गलती करके आओ। अगला सवाल दिया गया है कि -1 1, ये पॉइंट है -1 1 5 1 1 2 3 4 5 5 1, ये पॉइंट है 5 1 5 6 5 1 2 4 5 6, यहाँ मान लेते हैं 5 6 और -1 6 -1 और 6, ये पॉइंट रहेगा -1 6। इसका एरिया बताना है, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? तो बच्चे दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आप इसको ट्राइंगल मान लो, इस वाले ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, दोनों ट्राइंगल से कर सकते हो, या रेक्टेंगल के एरिया के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। रेक्टेंगल का एरिया अभी तक मैंने बताया नहीं, तो ट्राइंगल के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। ट्राइंगल के थ्रू क्या होगा? -1 6 5 6 -1 1 और एक 5 1। करेक्ट। तो एक ट्राइंगल इन तीनों पॉइंट को मिलकर बन जाएगा, एक ट्राइंगल इन तीनों पॉइंट को मिलकर बन जाएगा। दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल। अरे हाँ या ना? 5 6 -1 1 5 6 -1 1 5 1 और एक -1 6 5 6 और -1 1। किसी ऐसे पॉइंट को जीरो कर दो जो दोनों में कॉमन हो, ताकि एरिया आसानी से निकल जाए। +1 कर दो, -1 कर दो, ताकि ये जीरो हो जाएगा। +1 -1 जीरो हो जाएगा, -1 +1 जीरो हो जाएगा, ये जीरो जीरो हो गया। इसमें +1 करोगे तो ये 6 हो जाएगा, -1 करोगे तो ये 5 हो जाएगा, तो 6 5 आ जाएगा। यहाँ पर आप +1 करोगे, -1 करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। और यहाँ पर भी +1 करोगे, -1 करोगे तो ये हो जाएगा 6 और 0। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसमें 1.00 और इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसमें 1.00 है। इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल का जिसमें 0 0 है, तो 0 गुणित 5 0, 6 पंजे 30, 30 बटे कितना आ जाएगा? 2। और इधर वाले एरिया करना है, इधर भी देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना, मैं और क्लियरली लिख देता हूँ ताकि आपको ज्यादा आसानी से समझ में आए कि यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एक ट्राइंगल बनेगा 0 5 6 5 और 0 0, ये पॉइंट है। और एक ट्राइंगल बनेगा 0 0 6 5 और 6 0 6 0, ये तीनों पॉइंट को लेकर और इन तीनों पॉइंट को, इनका एरिया क्या हो जाएगा? ये तो 0 0 हो गया, बाहर का गुणा बाहर से, अंदर का गुणा अंदर से, 6 30 बटे, और यहाँ पर हो जाएगा अंदर का गुणा अंदर से 6 30, बाहर का गुणा बाहर से, 0 30 बटे 2। तो ये भी एरिया 15 आएगा, ये भी एरिया 15 आएगा। टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 15 + 15, 15 + 15 मतलब 30 स्क्वायर यूनिट। करेक्ट आंसर आएगा 30 स्क्वायर यूनिट। ट्राइंगल के थ्रू हमने सॉल्व किया, 30 इसका राइट आंसर है। कितना आ जाएगा? 30, जो कि राइट आंसर है। 30 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, दूसरी मेथड भी बताऊंगा लेकिन अगली क्लास में। फिलहाल आज की क्लास, और भी क्वेश्चन है क्या? 4 सवाल हम और कर लेते हैं। दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी? -5 12 और 7 12। अगर यदि कोई एक एक्सिस
की वैल्यू समान है तो डिस्टेंस दूसरे एक्सिस की वैल्यू का डिफरेंस रहेगा, की वैल्यू का डिफरेंस रहेगा। क्यों ऐसा है इस क्वेश्चन में मैं समझा देता हूँ। जैसे -5 12 और 7 12, -5 1 2 3 4 5, -5 और 12, यहाँ आएगा -5 12, -5 12 यहाँ कहीं आएगा। और वैसे ही 7 12 तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 12 आएगा। दोनों का पॉइंट का लेवल तो सवाल है, लेवल समान है, बस ये -5 इधर डिस्टेंस है, 7 प्लस का इधर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 12 हो गया। तो हम अंतर निकाल दो, डिफरेंस मतलब 7 में से -5 घटा दो, 7 में से -5 घटाओगे कितना आएगा, 12 आएगा। करेक्ट आंसर आएगा 12 यूनिट, ऑप्शन सी राइट आंसर। तो ये एक समान होना चाहिए, यदि x समान होता है तो y का डिफरेंस निकालेंगे, y समान है तो x का डिफरेंस निकालेंगे। 12 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला सवाल, x अक्ष से बिंदु इसकी और इसके प्रतिबिंब के बीच क्या होगा। देखो x अक्ष से प्रतिबिंब क्या होता है, x से y में कन्वर्ट, y जो है वो उसका साइन चेंज हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ पॉइंट -74 और 74 है ना, -74 और 74, फर्क नहीं पड़ना। यदि x एक्सिस से 74 है तो 74 यहाँ होगा, और -74 है तो -74 यहाँ रहेगा। इनके इनके बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इनकी इमेज के बीच का रहेगा, -7 और -4 यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 और -4। तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उधर ही डिस्टेंस निकाल लो। तो 7 - 7 कितना हो जाएगा, 7 + 7 14, ऐसा हो जाएगा ना। 7 माइनस -7 का स्क्वायर प्लस 4 -4 का स्क्वायर का अंडर रूट, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर का रूट, तो आंसर आ जाएगा 14 यूनिट। ऑप्शन क्या रहेगा, डी राइट आंसर रहेगा, 14 करेक्ट रहेगा। और हम जानते हैं कि यदि एक समान हो तो दूसरा जोड़ दो, 7 7 14 हो, दूसरा 7 7 14, मतलब डिफरेंस निकालेंगे 7 7 14, करेक्ट आंसर आएगा। अगले दो सवाल आपके लिए होमवर्क, आप लोग सॉल्व करिएगा। इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना, मतलब अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में आपकी शेड्यूल कर दूंगा, अभी टाइमिंग आपको बता दूंगा। तो 12:30 का टाइमिंग हम लोग बिल्कुल फिक्स कर चुके हैं कि आप जो है रेगुलर क्लास 12:30 बजे आपकी रहेगी। 12:30 बजे वाली क्लास आपकी 12:30 बजे क्लास रहेगी। उसके अलावा अगला टाइमिंग मैं आपको जल्दी अपडेट करूंगा। फिलहाल आज के लिए जो है ये क्लास आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुद का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, भारत।